हेलो विद्यार्थीगण। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी विद्यार्थियों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं रवि हिंदी सत्र की चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हिंदी की प्रश्न पे चर्चा करने के लिए मुखातिब हुए हैं। आइए देखते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की जो 7 अप्रैल 2024 का जो प्रश्न था उसी प्रश्न के हिंदी का हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न माय डियर कह रहा है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है। मतलब जो प्रश्न पूछा गया था वो आपका प्रथम प्रश्न ही संधि से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद। तो ये माय डियर स्वर संधि का उदाहरण है। संधि के तीन प्रकार, तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वार्थ में स्व का मतलब होता है माय डियर अपना, खुद का, स्वयं का, प्लस अर्थ का मतलब होता है माय डियर धन, दौलत, लालच, लोभ। खुद का लाभ, खुद की लालच, खुद की लोभ का भाव छुपा हो, उसी को हम बोलते हैं स्वार्थ। तो स्व जोड़ अर्थ, स्व प्रथम पद का जो वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है अ, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण है जो माय डियर वो है अ, दोनों मिलकर के बन गया स्वा, मतलब आ बन गया। तो अ जोड़ अ बराबर आ बन गया। ये कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि और स्वर संधि के 5 भेद हुए, उसमें दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो स्वार्थ दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। संधि विच्छेद स्व जोड़ अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट यदि देखें तो प्रश्न कह रहा माय डियर कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? तो वैसे समासिक पद जिनके दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया हुआ होता है। जिनके दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं। कारक का संख्या कितना होता है माय डियर? 8, कर्ता से लेकर के और संबोधन तक 8 है। कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संबंध, आपादान, संप्रदान 8 है। जिसमें पहला वाला कर्ता और अंतिम वाला संबोधन, यही दो कर्ता का चिन्ह जो है वो तत्पुरुष समास में अप्लाइड नहीं होता है, नहीं लगता है माय डियर। बाकी कितना बचा? तो 8 में बाकी बच गया 6। तो बाकी 6 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष सब होता है। केवल कर्ता तत्पुरुष और संबोधन तत्पुरुष नहीं होता है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए? 6। आज कैसे हो गए, क्यों हो गए, आपको पता हो गया। घुड़दौड़ का समास विग्रह कीजिए। देखिए कोई पूछेगा, प्रश्न यह भी पूछता है कि संधि का क्या किया जाता है? विग्रह, विच्छेद, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा। तो संधि का विच्छेद होता है लेकिन समास का विग्रह होता है। तो घुड़दौड़ का समास विग्रह होता है माय डियर घोड़े की दौड़। किसका दौड़? घोड़ों की दौड़, घोड़े की दौड़। बाकी ऑप्शन यहां नहीं होगा। तो घुड़दौड़ यह भी जो समस्त पद है, सामासिक पद है, घुड़दौड़ सामासिक जो शब्द है यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चूंकि 2 पद है घोड़े और दौड़, दोनों के बीच में की, का, के, की संबंध का, संबंध बोधक कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, का, के, की। तो यहां घुड़दौड़ भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और घुड़दौड़ का समास विग्रह हो गया घोड़े की दौड़। जवाब 2 नंबर हो गया। 4 नंबर जो प्रश्न है माय डियर, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, यह जो है आपका एक कविता है, एक पद है जो महाभारत काल के समय से जुड़ी हुई ये पद है। यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है इस पद से संबंधित कि मनुज का अर्थ है क्या? मनुज
मनुज का अर्थ होता है माय डियर मानव, मनुष्य या मनुज, जो मनु के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, अर्थात मनु की संतान हो, उसको बोलते हैं मनुज। तो मनुज का अर्थ यहां मानव, मनुष्य और मनु की संतान तीनों है। तो आपका ऑप्शन विकल्प जो आंसर का हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जवाब हो जाएगा डी। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए। तो नाको चने चबवाना, नाको चने चबवाना का अभिप्राय होता है माय डियर किसी को बहुत मुसीबत में डालना, बहुत ज्यादा परेशान करना, बहुत ज्यादा तकलीफ देना, बहुत ज्यादा भटकाना। तो भगाना, मार देना, बहुत चना खिलाना नहीं माय डियर, बहुत ज्यादा परेशान करना। नाको चने चबाना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। एक अंग्रेजी का वर्ड है माय डियर एजेंडा। ये इसका जो मूल शब्द है एजेंडम, एजेंडम, और एजेंडम का प्लूरल होता है माय डियर एजेंडा। एजेंडा जो अंग्रेजी में मूल रूप से यूज होता है। एजेंडा का हिंदी अर्थ होता है माय डियर कार्य सूची, कार्यों की सूची। कार्यकाल का अंग्रेजी होता है माय डियर TENURE, टेनर, मतलब कार्यकाल। कार्यकारी का अभिप्राय हो जाता है माय डियर वर्किंग, कार्यकारी समिति, वर्किंग कमिटी। कार्यवृत्त, कार्यवृत्त मतलब कोई कार्य है, उस कार्य का पूरा सूची। तो कार्य का सूची हो गया, कार्यवृत्त हो गया, तो उसको बोलेंगे माय डियर रिपोर्ट। कोई काम हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका फुल रिपोर्ट, उसको बोलते हैं कार्यवृत्त। और एजेंडा का हिंदी होता है कार्य सूची। कोई कार्य है उसका सूचीकरण करना, सूची बनाना। आइए नेक्स्ट प्रश्न है माय डियर कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो यहां संज्ञा स्त्रीलिंग पुल्लिंग से समय यहां पे सवाल पूछा गया है। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है माय डियर कवित्री नहीं, कवित्री नहीं, कवियत्री। लेकिन अब यहां दो तरीके से कवित्री लिखा हुआ है, डी नंबर वाला सही है, 3 नंबर जो कवियत्री लिखा हुआ है जो गलत है। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होता है। 4 नंबर का ऑप्शन यहां पे सही ऑप्शन विकल्प होगा। हम साथ साथ पढ़ते थे, पढ़ते हैं यदि होता तो सामान्य वर्तमान काल का यह वाक्य होता। लेकिन ता, था, ती, थी, ते, थे, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, तब यहां क्या हो गया, सामान्य भूतकाल का यह वाक्य हो गया। वर्तमान काल का नहीं है रहता तो होता वर्तमान, था, थे, थी हो गया तो भूत हो गया, गा, गेगी होगा, या भविष्य में घटनाओं की घटने की सूचना होगी तब वहां पे भविष्यत काल होगा। तो इस वाक्य का, इस प्रश्न का जो सही जवाब आ रहा है, सही जो आंसर का जो विकल्प आ रहा है वो 1 नंबर विकल्प आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है माय डियर वो यह कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब ऊंट को भोजन चाहिए पर्याप्त, बहुत ज्यादा, आवश्यकता बहुत ज्यादा की है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है, तो जीरा मिल रहा है। तो एक जीरा से, 2 जीरा से एक ऊंट को क्या पेट भरेगा या उसके मुंह में क्या पता चलेगा। मतलब चाहिए थी ज्यादा लेकिन मिला कम, ये भाव है ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब आवश्यकता अधिक है लेकिन मिला कम, यही आपका लोकोक्ति का अर्थ है। कम आवश्यकता लेकिन अधिक मिला नहीं, आवश्यकता अनुसार मिला नहीं मिला, आवश्यकता अधिक है लेकिन मिला कम, इसी को बोलते हैं माय डियर ऊंट के मुंह में जीरा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को चुनना है, शुद्ध वाले को नहीं। कल रूपम ने कपड़े खरीदे, ये शुद्ध वाक्य है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अशोक को सब मालूम है, सही वाक्य है, जवाब नहीं होगा। यह कृति दिनकर की है, यह भी सही वाक्य है इसलिए जवाब नहीं होगा। गलत वाक्य है 3 नंबर, अंग्रेजी लिपि रोपन है। अंग्रेजी लिपि रोमन है, अंग्रेजी लिपि नहीं है माय डियर, अंग्रेजी भाषा है। तो यहां बोल सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, चाहे अंग्रेजी भाषा, हाँ यहां पे वही बताना लिखना होगा कि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, नहीं तो ये वाक्य जो है से गलत होगा। तो हमें गलत वाक्य ही चुनना था, तो ये गलत वाक्य है।
सही बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है लिखना होगा। तो अशुद्ध वाक्य यहां सी नंबर है माय डियर, यही हमारा जवाब चला जाएगा। आगे कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। रात को पहरा देने वाला अर्थात पहरेदार, रेखांकित जो शब्द समूह है, ये जो पदों का समूह है, इसको बोलते हैं पदबंध। वाक्य में प्रयुक्त पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। तो रात को पहरा देने वाला अर्थात पहरेदार, रात यहां पे क्या है, संज्ञा है, पहरा संज्ञा है, पहरा देने वाला जो व्यक्ति होगा वो भी व्यक्ति है, तो व्यक्ति का नाम या व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा। तो ये जो पदों का समूह है इसको कौन सा पदबंध कहेंगे माय डियर, तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य नहीं है ये ढूंढना है। मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, तोड़ा गया क्या, फल के द्वारा, यहां फोकस्ड है तोड़ने का काम फल पर, के द्वारा यहां बताया जा रहा है माय डियर। वाक्य के मूल में फल है, कर्म है, तो ये कर्मवाच्य है, लेकिन ये जवाब नहीं होगा। हमें कर्मवाच्य नहीं है वो खोजना है। पूनम ने अपने बारे में बताई, तो यह भी हमारा क्या माय डियर, कर्मवाच्य का भाव है, यह भी हमारा नहीं होगा। उसके द्वारा गाना गाया जाता है, तो गाया जाता है क्या, तो गाना, तो इस वाक्य के मूल में भी ऑब्जेक्ट है, यह भी हमारा जवाब नहीं होगा। कर्मवाच्य नहीं है, तो कौन कर्मवाच्य नहीं है, तो मैंने पुस्तक पढ़ी। वाक्य के मूल में क्या है, मैंने क्या है, कर्ता है, तो ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है माय डियर, कर्तृवाच्य है। तो सी नंबर हमारा कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य नहीं है। सी नंबर आपका सही आंसर का विकल्प होगा। बाकी सारे हमारे ऑप्शन जो है गलत है। रोगी को दवा दी गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो दिया गया, क्या दिया गया, दवा। कौन दिया, इसका कोई लता पता नहीं है। दवा किसको दिया गया, रोगी को। तो रोगी और दवा दोनों ही इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो वाक्य के मूल में ऑब्जेक्ट है। देना यहां क्या क्रिया है, क्रिया कर्म के हिसाब से क्या हो रहा है, अपना काम कर रहा है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो 13 नंबर का आपका जवाब क्या हो जाएगा माय डियर, कर्मवाच्य। कह रहा है कि रोगी को दवा दी गई, किस वाच्य का उदाहरण है, यह वाक्य किस वाच्य में है, तो कर्मवाच्य में है। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कोई काम जो हो रहा है वह कर्म के हिसाब से हो, क्रिया कर्म के हिसाब से जब काम करती है, बदलती है, अपना रूप रेखा बनाती है, तो कर्मवाच्य होता है। लेकिन वही सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार जब चलती है क्रिया, तब उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद हैं, तो शब्द शक्ति 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्ति हैं। तो यहां कह रहा है कि ये ऑप्शन में कौन से ऑप्शन हैं जो शब्द शक्ति के भेद हैं, तो अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं, लक्षणा भी हैं और व्यंजना भी हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारा जवाब हो जाएगा माय डियर, इनमें से सभी, डी नंबर, क्योंकि तीनों के तीनों ही शब्द शक्ति के भेद हैं, शब्द शक्ति के प्रकार हैं। 15 नंबर का यदि प्रश्न देखें तो ये क्या कह रहा है, तनी ध्यान देंगे। 15 नंबर का प्रश्न हमें क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, तो कह रहा है माय डियर कि हरि है राजनीति पढ़िया है। हरि भगवान को, इष्ट को, ईश्वर को क्या कह रहा है, राजनीतिज्ञ कह रहा है। एक तरफ हरि हैं, तो हरि के लिए, ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, गॉड के लिए सब समान है, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हरि है राजनीति करे आए। तो यहां पे हरि के साथ, हरि के लिए किस चीज का भाव है, व्यंग का भाव है। तो अभिधा शक्ति है, नहीं। लक्षणा है माय डियर, नहीं। व्यंजना शब्द शक्ति है। जब व्यंग, हरि पर व्यंग किया जा रहा है कि आप तो, हे ईश्वर, आप तो ईश्वर हैं, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, आप असमानता क्यों कर रहे हैं, तो यहां हरि पे व्यंग किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य में जब व्यंग का, उपहास का, हास्य का या किसी अलग प्रयोजन के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोजन के लिए वाक्य में शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे जो शब्दों की जो शक्ति का निष्पादन होता है, उसमें व्यंजना शब्द शक्ति का भाव होता है। और जब एक शब्द का विशेष अर्थ हो जाए तो लक्षणा हो जाए,
और जब शब्द अपने मूल अर्थ में हो, शब्दों का वैसा प्रयोग वाक्य में जो अपने मूल अर्थ में हो, उसे कोई खास या इतर कोई अर्थ न निकले, तब वो अभिधा होता है। सामान्य अर्थ में जब शब्द होते हैं तो वहां पे उस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति दिखती है या अभिधा शब्द शक्ति जानी जाती है। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, आभूषण से, सोने चांदी की गहना से जिस प्रकार से शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, शरीर सौंदर्यमान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। अव्यय नहीं, समास नहीं, विशेषण नहीं, अलंकार। अलंकार का मतलब ही होता है माय डियर सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य चीज, सौंदर्य का सामान, सजावटी सामान। तो काव्य को सजाने के लिए, काव्य में सौंदर्य लाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से शरीर में सौंदर्य लाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गहना या भिन्न प्रकार के आभूषण, कपड़ों का इस्तेमाल, लिपस्टिक लगाते हैं, नाक की नकवाली पहनते हैं, कान में कनफुल पहनते हैं, बालों में गजरा लगाते हैं, है ना, शरीर में थोड़ा जो है से ओवर पूरा जो है से मसाज होता है, क्रीम पाउडर लगाते हैं। तो उसी तरह से कोई काव्य, कोई रचना हो रही है, उस पे क्रीम पाउडर लगाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां तीन व्यक्ति है माय डियर, कवि, व्यभिचारी और चोर। व्यभिचारी का अभिप्राय समझ लीजिए। व्यभिचारी का मतलब होता है गंदा मिजाज का व्यक्ति, गंदा मिजाजी व्यक्ति, शॉर्ट में लिख देते हैं, गंदा मिजाज का व्यक्ति, खराब मिजाज का व्यक्ति, है ना, खराब सोच रखने वाला इंसान, है ना, कुकृत्य आदमी, दुष्ट आदमी। तो सुबरन, देखिए सुबरन जो यहां एक शब्द है माय डियर, एक शब्द सुबरन का अर्थ है सुंदर शब्द। व्यभिचारी के लिए सुंदर का अर्थ है माय डियर सुंदर युवक या युवती। चोर के अभिप्राय में सुबरन का अर्थ है सोना, गहना। तो देखिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर काव्य की एक पंक्ति है। बार बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि जब किसी काव्य की पंक्तियों में या वाक्य में कोई एक शब्द का प्रयोग किया गया हो और एक शब्द अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग के लिए अलग अलग अर्थ लेकर के आए, भिन्न भिन्न अर्थ ले आए, तो वहां पे उस शब्द को श्लेष अलंकार जानते हैं। वहां उस वाक्य में श्लेष अलंकार की भाव प्रकट होता है। तो सुबरन एक शब्द है, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोज रहा है कौन कौन? कवि खोज रहा है, व्यभिचारी खोज रहा है, और कौन खोज रहा है? चोर खोज रहा है। लेकिन कवि के परिप्रेक्ष्य में सुबरन का अर्थ है सुंदर शब्द। कवि सुंदर सुंदर शब्दों को खोजता है जिससे नई नई रचना हम कर सकें, हम अपनी काव्य को, अपनी लेखन को मजबूत बनाएं। लेकिन व्यभिचारी भी सुबरन को खोजता है, मतलब गलत व्यक्ति, बदमिजाजी व्यक्ति जो है सुंदर युवक युवती खोजता है। लेकिन चोर जो है भी सुबरन को खोजता है। तो चोर के परिप्रेक्ष्य में, चोर के भाव में सुबरन का अर्थ है सोना चांदी गहना, हीरा जवाहरात, रुपया पैसा, धन दौलत। तो देखिए, एक शब्द है जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ लेकर के आ रहा है, तो इसको श्लेष अलंकार जानते हैं। यहां पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अनुभाव नहीं, अनुप्रास। जब किसी एक ही काव्य की पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण का, एक या एक से अधिक व्यंजन वर्णों का बार बार बारंबारता हो, आवृत्ति हो, रिपीटेशन हो, दोहराव हो, तब अनुप्रास अलंकार। और जब किसी उपमान को उपमेय पर डायरेक्ट आरोपित कर दिया जाए, जब दो व्यक्ति वस्तु में प्रत्यक्ष तौर पे किसी को ऐसी तुलना कर दिया जाए, समानता दिखा दिया जाए कि दोनों में कोई विभेद अंतर नहीं हो, वहां पे रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार का भाव है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग को ले चलते हैं। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? मैं आप लोग को सिंबल दे दिया है, हिंट दे दिया है। अब आप लोग बताइए कौन सा अलंकार यहां दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो देखिए, पद पंकज, पद को, पैर को क्या कहा जा रहा है? पंकज, कमल। मतलब किसी के पैर को
पंकज कहा जा रहा है, कमल कहा जा रहा है। पैर की तुलना कमल से है, मतलब चरण की तुलना पंकज से है। यहां पे देखिए रूपक का योजक चिन्ह लगा हुआ है माय डियर। जब प्रत्यक्ष डायरेक्ट किसी की तुलना कर दिया जाता है दूसरे से, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहां रूपक अलंकार की संकल्पना है। जवाब आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। 19 नंबर रूपक अलंकार है। अब यहां देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से रूपक अलंकार वाला विकल्प को चुनना है। 2 विकल्प सही है कि इनमें से कोई नहीं है, कि ऊपर का दोनों अब हमको देखना पड़ेगा। अपलक नभ नील नयन विशाल, इसमें कहीं रूपक अलंकार की चर्चा नहीं है। तो अब तो क्लियर हो गया कि 2 विकल्प सही है, जवाब नहीं होगा। अब बी नंबर भी जवाब नहीं होगा। तो अब तो या तो होगा इनमें से कोई नहीं, चाहे 1 नंबर में होगा रूपक अलंकार। तो देख लीजिए, प्रभात यौवन है। प्रभात मतलब सुबह की बेला जो है वो क्या है? यौवन है। सुबह की बेला को, दिन की सुबह की समय को यौवन जवानी कहा जा रहा है। डायरेक्ट सुबह के समय को हम क्या करें? यौवन है। मतलब जो प्रभात है वो यौवन है, डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो यौवन है। इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर रहे हैं, दोनों को किसी तरह से अलग नहीं किया जा सकते। ऐसी तुलना है जिसमें हम किसी को अलग नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि ऐसी तुलना जब हम एक दूसरे को अलग नहीं करते, उपमान को बिल्कुल उपमेय पे आरोपित कर देते हैं, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यदि ले चलें तो क्या कह रहा है? नेत्र मानो कमल है। नेत्र को क्या कह रहा है? कमल कह रहा है। आंख को क्या कह रहा है? कमल कह रहा है। आंख और कमल की तुलना है, लेकिन दोनों के बीच में जो तुलना किया जा रहा है क्या चीज से? मानो शब्द से। मानो शब्द लिख करके दोनों के बीच में तुलना स्थापित किया जाए। तो मानो, मनहू, जनू, जानो, जनहू, ऐसे शब्द उत्प्रेक्षा बोधक शब्द होते हैं। तो ऐसे अलंकार जो होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। जब 2 शब्दों के बीच, 2 व्यक्ति वस्तु के बीच, 2 चीजों के बीच में मनहू, मनो, मानो, जनहू, जनू, जानो, इस प्रकार के शब्द लिख करके तुलना किया जाए, समानता दिखाया जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार की संकल्पना होगा। रूपक बता ही दिए। श्लेष अभी आपको चर्चा किए, जब एक शब्द का प्रयोग अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग भाव लेकर के आए तब श्लेष अलंकार होगा। और यमक जब एक शब्द का प्रयोग 1 से अधिक बार हो काव्य में, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, और जितना बार आए उतना तरह का अर्थ लेकर के आए, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट, भर लाऊं सीपी से सागर। ए माय डियर, सीपी एक छोटा सा जलीय जीव है जिसका नाव के समान उसका ऊपरी आवरण होता है, छोटा छोटा। ठीक है, अब उस सीपी से सागर को भरने का बात कर रहा है। बताइए, एक सीपी से, एक लोटा से भी सागर को भरा जा सकता है? नहीं। लेकिन यहां सीपी से सागर को, मतलब उससे भी बहुत कई गुना छोटा चीज से सागर भरने की बात कर रहा है, जो सामान्य तौर पे, जो लौकिक व्यवहार जगत में जो संभव नहीं है। तो ऐसी भाव को, काव्य में जब ऐसा भाव हो जो सामान्य तौर पे लौकिक जगत में जो संभव नहीं हो, वैसे अलंकार को विरोधाभास अलंकार कहते हैं, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सीपी से सागर भर पाना बिल्कुल असंभव है, सीधा उल्टा चीज है। छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से छंद कितने प्रकार के होते हैं? कह रहा है माय डियर कि छंद शास्त्र जो है उसमें वर्ण के हिसाब से या मात्रा के हिसाब से छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के 4 प्रकार होते हैं माय डियर छंद शास्त्र में, वर्ण के हिसाब से और मात्रा के हिसाब से। कौन कौन कौन? तो वारणिक छंद, वारणिक वृत्त छंद, मुक्त छंद, और एक और जो छंद होता है माय डियर वह होता है मात्रिक छंद। तो वर्ण और मात्रा तो ही कहीं दिया, तो वर्ण से वारणिक छंद हो गया, मात्रा से मात्रिक छंद हो गया, और एक होता है मुक्त छंद जो न तो वर्ण से मतलब है न मात्रा से मतलब, 3 गो हो गया। चौथा वारणिक वृत्त होता है,
मतलब वर्णों का जब रिपीटेशन होता है बार बार तो उसी को वृत्त कर, जैसे अनुप्रास, तो वो भी एक प्रकार का चीज है। तो छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा के विचार से 4 तरह के छंद होते हैं, 4 छंद के प्रकार हैं। भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है? भुजंग प्रयाति कौन सा छंद है? मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, मुक्त छंद। तो भुजंग प्रयाति जो होता है एक छंद का प्रकार है, ये वर्णिक छंद होता है। इसमें वर्ण होते हैं 24 वर्ण, 11 वर्ण, 13 वर्ण, 31 वर्ण। जैसे कवित में 31-32 वर्ण होते हैं, सवैया में 24 वर्ण होते हैं, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, मंद क्रांता में 17 वर्ण होते हैं। इस तरह से ये सब क्या है? वार्णिक छंद है। तो भुजंग प्रयाति भी वार्णिक छंद होते हैं माय डियर। करा है कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो यहां मानव को क्या किया जा रहा है? इस कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से मानव को उत्साहित किया जा रहा है, मानव में उमंग और जोश का स्पंदन किया जा रहा है, जोश भरा जा रहा है। तो जहां पे उत्साह, जोश, जुनून, धैर्य की बात होती है तो उस गुण को, काव्य में जो गुण होता है उसको ओज गुण कहते हैं। ओज गुण काव्य के वैसा भाव जिसमें उत्साह, उमंग है ना का बात हो तो ओज गुण। ये प्रसाद गुण जब काव्य का वैसा शैली जिसमें सामान्य तौर पे चीजों को, शब्दों को ऐसे रखा जाए जिसका भाव बिल्कुल साफ सुथरा हो, सरल हो, तब वहां पे प्रसाद गुण होता है। माधुर्य गुण जब काव्य का भाव सुंदरता पे, प्रेम पे, मोहब्बत से संबंधित हो, सौंदर्य से संबंधित हो, विनम्रता से संबंधित हो, तो वहां पे माधुर्य गुण होता है। यहाँ पे साहस, उत्साह की बात है, ओज गुण हो जाएगी। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति उपर्युक्त पंक्ति किसके द्वारा रचित है? देखिए ये पंक्ति जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता, नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि के द्वारा यह बताया गया है कि विभाव अनुभाव और विभाव अनुभाव व्यभिचारी गुण संयोग, इन तमाम चीजों से मिल करके रस की निष्पत्ति होती है। यह जो है से भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में बताया गया है। तो ये आपके 25 प्रश्न हिंदी के थे। मेरे विद्यार्थीगण, यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल की, यदि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पास देकर के अपने आप को मापना भांपना चाहते हैं, अपने आप को बूस्टअप करना चाहते हैं, है ना, तो आप यूनिक टेस्ट पास ले सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप टेस्ट पास को लेकर के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं, टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। विशेष किसी तरह का यदि आपको परेशानी होता है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8434897582। आप जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का, सभी साथियों का मैं रवि हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सत्र का विराम करता हूं। धन्यवाद।